प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी आपकी लगातार अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका होने वाला है 12th केमिस्ट्री का एक महा मैराथन क्लास। जी हाँ, आप लोग लगातार कॉमेंट कर रहे थे कि भैया केमिस्ट्री पर वीडियो लाइए, क्योंकि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाकी के सब्जेक्ट तो हमारे अच्छे चल रहे हैं। तो भाई आज का जो वीडियो है आपके लिए एकदम यहाँ पर संपूर्ण बुक से, जितने भी आपके बुक में चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर संपूर्ण बुक से यहाँ पर आपका एक मैराथन क्लास यानी कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस वीडियो में, वो भी आपको आंसर के साथ दिए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में अगर पूरा तैयार कर लेते हैं तो मेरे भाई आप लोग 70 में 65 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। एक वीडियो से देखिए सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर आप बोले कि भैया एक वीडियो देख करके क्या हम लोग टॉप कर जाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको उनको सारे तैयार करने हैं, ठीक है, बाकी आपको आंसर भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपका यहां से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहली बात तो आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि भाई आपको जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस तो आपको वैसे पता चल ही गया होगा। आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अगर नहीं पता तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आपको टेलीग्राम में जो है सिलेबस मिल जाएगा। वैसे आपको पता होगा कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर देखिए आपका पता है कि विलियन है ना, विलियन से स्टार्ट होता है। तो चलो विलियन चैप्टर से हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आपका कह सकते हैं बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और जिनको कि आपको पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप बोले पहला चैप्टर है विलियन, और इसमें आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जैसे कि आपका हेनरी का नियम हो गया, है ना, और भी कुछ क्वेश्चन है मोलरता से रिलेटेड जो कि न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं, आपको पता है। और केमिस्ट्री में शुरुआत के 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, तो याद रखना। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है हेनरी का नियम, इसको करा देता हूँ। तो वैसे आपको ये आता भी होगा क्योंकि काफी ज्यादा ईजी है ना, और कई बार मैंने इसको कराया भी है। लेकिन कुछ नए बच्चे जो आ रहे हैं तो उनको ये होता है कि भैया वीडियो कहाँ पर मिलेगी, हमने ये क्वेश्चन नहीं तैयार किया। तो भाई आप टेंशन मत लो, आप लोग सिर्फ सर्च करो, सब्जेक्ट का नाम लिखो और आगे आप लोग टॉपर गैलेक्सी यानी चैनल का नाम लिख दो, या आप हमारा नाम लिख दो, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 12th करके तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां पर मैं बहुत सारे टॉपिक आपको पहले भी करा चुका हूं। तो चलो हेनरी का नियम पहले समझते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन यहां पर आपको पूरा सॉल्व कराने वाला हूं। देखो हेनरी का नियम क्या कहता है दोस्तों, तो इसमें है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ठीक है ना, आयतन क्या होगा भाई, निश्चित होगा, निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। याद रखना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, यहां पर कुछ ज्यादा इतना कठिन नहीं है। और 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखना 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है और यदि किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा यम है, अगर, ठीक है, मान लेते हैं कि जो विलेय गैस की मात्रा है वो कितनी है, यम है, ठीक है, तथा साम्य दाब यानी कि जो उसमें एक प्रेशर लग रहा है वो अगर P है, तो हेनरी के नियम के अनुसार ये नियम कहता है आपका कि यम समानुपाती क्या होता है, P, ठीक है ना। यही आपका दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो विलेय गैस का द्रव्यमान m है ना, मास m जो है गैस के दाब यानी P के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भाई आपके सामने ये लिखा है। और जब आप लोग यहाँ पर इसको हटाएंगे समानुपाती नियतांक, तो यहाँ पर KH जोड़ देना है, जो कि आपका क्या है, KH हेनरी नियतांक है, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कभी कभी होता है हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, क्योंकि अगर 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो भाई फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग तरीके से पूछता है। तो याद रखना हेनरी के नियम की जो सीमाएं है वो कुछ इस प्रकार से, पहला नियम, पहली सीमा इसकी ये है, मतलब कहाँ कहाँ पर हेनरी का नियम लागू होता है, सीमाओं का मतलब यही ना हुआ, तो कहाँ कहाँ पर लागू होता है देख लो। फर्स्ट है हेनरी का नियम तनु विलियनों के लिए लागू होता है, किसके लिए, तनु विलियन जो होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, अब देखो तनु और सांद्र इतना तो आप जानते होंगे भाई, तनु का मतलब होता है आपकी भाषा में बोलें तो पतला विलयन, जिसमें आपका जो विलेय होगा उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलायक जो होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, वो तनु विलयन कहलाएगा।
दूसरा आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, विलयन का जो दाब है निम्न होना चाहिए और ताप जो है वो उच्च होना चाहिए। मतलब दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ताप जो होना चाहिए टेम्परेचर वो उच्च मतलब ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये। एंड थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों आपके सामने है, गैस विलायक के साथ क्रिया ना करें। मतलब देखिए ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोग विलायक में जो है कोई गैस मिला रहे हैं और जब वो विलायक में ही गैस रिएक्शन कर लेगी तो भाई फिर कोई यहाँ पर जो दाब है, जो प्रेशर है, उसका हम पता नहीं लगा पाएंगे, तो भाई हिंदी का नियम कहाँ लगेगा। इसलिए ये थर्ड पॉइंट है कि गैस जो है विलायक के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे भाई आपको ये समझ में आ गया होगा हिंदी का नियम। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें कि आपको ध्यान देना है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मोलरता। देखो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन छोटे छोटे बता रहा हूँ, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे। तो याद रखना, न्यूमेरिकल जो आपका होगा पहले दोस्तों, ये आपका होने वाला है केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो आपका एक विलियन है, याद रखिएगा, विलियन यानी सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड आपको चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, ठीक है ना, वैद्युत रसायन चैप्टर से, और एक आपका थर्ड जो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, वो तीसरा चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना, रासायनिक बल गतिकी। तो यही तीन प्यारे दोस्तों चैप्टर हैं जहां से न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पूछेगा। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो इन तीन चैप्टर पर भाई हमें न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। ठीक है, बहुत आसान है केमिस्ट्री में। अगर आप भाई 65+ लाना चाहते हैं, मेरे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे अगर, तो भाई मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि पूरा मतलब सोल्यूशन के साथ रहेगा। और आप ये मत सोचिएगा कभी, अपने दिमाग में मत लाइएगा कि यार छोटे चैनलों से अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, हम 1 मिलियन या उससे ज़्यादा जो हैं या लाखों में सब्सक्राइबर वही अच्छा कंटेंट देंगे। तो ऐसा आप दिमाग में कभी मत लाइएगा, क्योंकि चीज़ें वही है भाई, बस थोड़ा सा हाँ एक्सपीरियंस होता है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मान लीजिए कि हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो भाई आप यहाँ से पढ़ेंगे, अगर नहीं पसंद आ रहा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, है ना, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं। बाकी आप टेंशन मत दीजिए, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। तो ये 3 चैप्टर भाई आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पर फोकस करना है, जो कि मैं न्यूमेरिकल आपको जरूर कराऊंगा, लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी। तो चलो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए ऐसे सूत्रों को हमें करना पड़ेगा। जैसे मोलरता क्या होती है, इसका परिभाषा देख लो, पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में। तो 1 लीटर बिलियन में आंसर है इसका, देखिए आंसर समझिएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं, और इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो मोलरता यानी कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। भाई किस में लेना है हमें, तो 1 लीटर, है ना, मतलब लीटर में लेना है। तो ये आपको समझना है कि जो हमारा सोल्यूशन होगा, इसका जो वॉल्यूम यानी आयतन होगा वो हम लोग लीटर में लेंगे। ठीक है, ये होता है मोलरता की परिभाषा। अब देखो मोलरता और एक है आपके पास मोललता, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, वो डिफरेंट क्या है वो चलिए क्लियर कर लीजिए। देखिए मोलरता मोललता, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इसमें, और भाई क्वेश्चन इससे 100% बनेगा। आप मेरी बात एकदम लिख कर ले लो, ठीक है ना, क्वेश्चन बनने वाला है, तो टेंशन मत लो, आप सिर्फ पढ़ाई करो। जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया हम तैयारी नहीं किए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, यार टेंशन को आप बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपको बिल्कुल अच्छा चैनल मिल चुका है। आपको मैं लास्ट तक, एग्जाम तक सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो मोलरता को जानते क्या होता है। देखो तो किसी बिलियन के 1 kg, अब भाई मोलरता में क्या आ गया, केजी आ गया। अभी हम मोलरता में पढ़ रहे थे क्या, लीटर, लेकिन यहां पर केजी, यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है ना, 1 kg में उपस्थित यानी 1 किलोग्राम में जो उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है उसको बोलते हैं बिलियन की मोललता। ठीक है ना, और इससे हम स्मॉल m से व्यक्त करेंगे। ठीक है, जो आपका मोलरता इसको कैपिटल M और मोललता को स्मॉल m, इतना डिफरेंट समझ लीजिए। तो अगर सूत्र की बात करेंगे तो मोललता यानी स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। अब देखो यहाँ पर आयतन नहीं लेंगे, ठीक है, ये आयतन था तो हम लीटर में ले रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पर केजी में है तो इसका हम वेट यानी भार लेंगे। ठीक है ना, इतना समझ लीजिएगा भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए समझना इंपॉर्टेंट है, वरना आप जो है कन्फ्यूजन में रह आए और वहाँ पर यही चीज़ें लिख कर चले आए सेम टू सेम। फिर देखो ये एक डिफरेंट कैसे समझ में आता है। अगर मान लीजिए आपको भूल रहा है, आप तैयार कर रहे हैं, तो एक बार क्या करिएगा आप लोग,
थोड़ा सा लिखकर प्रयास करो। और जब आप जैसे मोलरता की परिभाषा को सूत्र लिखो, मोलरता की परिभाषा को सूत्र लिखो, फिर आप लोग जो है आंसर से मैच कराओ कि आखिरकार हमने गलती कहाँ पर करी है, तब ज़्यादा चीज़ें तैयार होती हैं। और मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब हम भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते थे या जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही चीज़ें अप्लाई करते हैं। और जितना भी बच्चा होता है, जो भी टॉपर है, वो यही करते हैं भाई। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंट हमारा बढ़ता है कि आखिरकार हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें गलतियाँ पकड़ में आती हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही सिर्फ कमेंट करो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको पूरा सजेशन दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप लोग। चलो सेकंड हो गया। एंड थर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ये भी परिभाषा है तो थोड़ा सा देख लो एक बार जल्दी से। तो किसी विलायक के 100 ग्रामों में, किसमें भाई 100 ग्रामों में, किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर, किसमें 1 ग्राम वैद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना। अवनमन मतलब घटना, आपने ऐसे पढ़ा हो ना, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऐसे, ठीक है ना। तो उन्नयन होता है जो भी, वह उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और इसको के यानी कप्पा से K100 इस प्रकार से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि काफ़ी बार पूछा गया भाई बोर्ड एग्जाम में, ये आपका है नेरनेस्ट समीकरण। चलो तो भाई इसको थोड़ा सा समझ लो, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का भरे सीरियस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन बताए जाएंगे इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो नेरनेस्ट समीकरण क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा परिभाषा है और फिर इसका एक जो रिएक्शन बोले तो रिएक्शन भी है, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। देखो जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ तो आप जानते हैं ना, कोई भी धातु है मेटल, उसकी एक छड़ है कोई, मान लो, तो धातु की छड़ को उसके विलयन में क्या करें, डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। डुबो कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब जो धातु की छड़ को हम लोग विलयन में डुबा रहे थे, उसी धातु की छड़ पर क्या है, एक निश्चित विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है, तो विभव। जब ये विभव उत्पन्न हो जाता है तो क्या किया, जो नेरनेस्ट थे उन्होंने क्या किया, नेरनेस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, या बोले तो एक सूत्र दिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेरनेस्ट समीकरण, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नेरनेस्ट समीकरण होता क्या है। अब यहाँ पर चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो समझिएगा, हम लिखेंगे माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, जो कि यहाँ पर दी गई है Mn+, AQ का मतलब होता है आयन, ठीक है। जैसे यहाँ पर N+ है, N का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई संख्या के लिए यहाँ पर N लिखे हैं। तो जैसे कि M2+ हो गया, M3+ हो गया, M1+ हो गया, है ना, M+ लिखते हैं 1 को। तो ऐसे करके ये आयन है। अब यहाँ पर देखो Ne-, यहाँ पर N क्या है, नंबर हो गया। E का मतलब होता है E- इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका बनेगा क्या, Ms, जो कि सॉलिड यानी कि धातु बनेगी, ठीक है ना, ये समझ गए ना। अब देखो इसके बाद नेरनेस्ट समीकरण क्या होता है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, E = E0 - RT/NF log MS/Mn+। अब Ms क्या है भाई, आपका सॉलिड कोई है, धातु है। Mn+ क्या है भाई, आपका कोई धातु में जो चार्ज है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो चीज़ें यहाँ पर आयन जो है, आयन दर्शाया गया है। अब अगर हम लोग ये जो लॉग है इसका हम यहाँ पर कह रहा है कि इसका बेस जो है 10 कर दें, यानी 10 बेस में ले आए लॉग को, समझिएगा, ये पहला सूत्र हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग लॉग का जो बेस है, आधार जो है लॉग का, वो कर दें 10, कह रहा 10 के आधार पर लॉग लेने पर, तो देखो क्या बनेगा, E = E0 - 2.303 RT/NF log 10 MS/Mn+। अब बोलेंगे भैया ये 2.303 कहाँ से आया, तो भाई ये इसलिए आया क्योंकि जो लॉग है इसका अगर हम आधार अगर 10 कर देते हैं तो ये संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है, इतना याद रखो आप लोग। अब देखो यदि हम मान लें, यदि Ms यानी जो धातु है इसका आपका 1 मोल, इसका क्या है, इसमें जो है, जो यहाँ पर Ms का मतलब कोई सॉलिड धातु की बात कर रहा है, तो मान ले कि इसमें आपका 1 मोल, इसमें क्या है, इसकी मोलरता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Ms की जगह पर डायरेक्ट 1 लिख देंगे, बस उतना ही आपका मोलरता हम इसकी लिख दिए।
और बस वही फार्मूला बन गया। तो मतलब यहाँ तक ध्यान देना, ये जो आपका आया है ना, जब बेस आपका 10 हो जाता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं तक लिखना है निर्णय समीकरण। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर क्लियर हुआ है तो इसी बात पर वीडियो को एक बार लाइक कर दो आप लोग, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आता है राउल्ट का नियम। ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज का जो वीडियो है ना, जितने क्वेश्चन बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट ही बताए जाएंगे, ये याद रखना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद केमिस्ट्री आपके दिलो दिमाग में छा जाएगी। आपको लगता है ना केमिस्ट्री यार ज़्यादा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन होता ये है ना, हमारा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वही हमें आसान लगता है। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, अब आपको मान लीजिए हिंदी अच्छी लगती होगी तो भाई हिंदी को पढ़ने में आपका दिमाग का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो वो आपके माइंड का खेल है। अगर हमें कोई व्यक्ति की बात कर लें, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो भाई हमारे माइंड का खेल है ना। अगर हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी हमारा दिमाग कहता है कि ये अच्छा नहीं है। तो भाई ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन आप लोग मत लो। तो भाई चलो, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं देखो। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखो इस नियम, और सबसे पहली बात राउल्ट ने इस नियम को दिया था, ये वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अकॉर्डिंग, किसी विलायक में, अब विलेय और विलायक तो आप जानते हैं ना, कहीं आपको इसमें भी तो कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, विलेय और विलायक, क्योंकि भाई विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो मान लो कि ये आपके पास कोई एक पात्र है, ठीक है ना, बर्तन, ये पात्र है। इसमें अगर हम माने कि ये कोई बिलियन भरा हुआ है, क्या है भाई, कोई बिलियन यहाँ पर है, ठीक है, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बिलियन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर ही बनता है। किससे मिलकर बनता है, एक होता है विलायक, ठीक है ना, विलायक, और एक होता है विलेय, ठीक है ना, विलेय और विलायक से मिलकर आपका क्या बनता है, तो बोलेंगे भैया बनता है बिलियन, यानी सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि अगर ये शरबत है हमारा, तो भाई विलायक क्या होगा, तो विलायक हमारा जल होता है। और अगर विलेय हम लोग इसमें चीनी मिलाएंगे तो हमारा मीठा शरबत बनेगा, नमक मिलाएंगे तो ये खारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं शक्कर, ठीक है ना, विलेय हमारा क्या हो गया, शक्कर। तो ये क्या हो गया, जल और चीनी का मिश्रण बन गया भाई विलियन, जो कि हम बोलेंगे शरबत, यानी मीठा होता। तो आई होप यहाँ पर विलायक और विलेय को समझ गए होंगे, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि तनु विलियन कब बनता है, तो जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब जल बहुत ज़्यादा मात्रा में और शक्कर हमारी कम हो, तो वो विलियन आपका बनेगा तनु। और अगर विलेय आपका ज़्यादा हो जाए और विलायक यानी कि बिल्कुल कम हो, तो वो फिर आपका सांद्र बनता है। कैसा विलयन बनता है, सांद्र। तो आई होप ये चीजें क्लियर आपकी हो गई होंगी। अभी तक आपको अगर क्लियर नहीं था तो समझ लो, अगर क्लियर है यार तो थोड़ा सा समझो। मैं देखिए ऐसा नहीं कहता कि आपको बिल्कुल स्कूल की ही भाषा में, किताबी भाषा में ही समझाऊं। मेरा मानना रहता है कि भाई आपको जितना हो सके आपकी भाषा में समझाया जाए, वो चीजें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर अपने। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। भाई मोल प्रभाज क्या है यहाँ पर, तो देखो एक सूत्र आपके सामने दिया गया है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन स्मॉल n है, ठीक है ना, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब देखो यहाँ पर ये सूत्र आपका बन गया, जहां आपका कह रहा है सूत्र में, सूत्र के बाद आप थोड़ा सा एक बार परिभाषा को देख लो। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक, कोई विलायक है, विलायक का अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, विलायक में क्या अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज। तो यहाँ पर ये मोल प्रभाज इधर का हो जाएगा, और इसमें फर्क ये है कि एक आपका विलायक का है और एक विलयन का है। जहाँ पर P0 की बात करें तो विलायक के लिए हो जाएगा, PS आपका हो जाएगा विलयन के लिए, है ना। यही चीज़ तो यस का मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन है, मतलब विलयन, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका सूत्र है। और अगर बात करें तो इसकी सीमाएं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी सीमाएं भी पूछ लेता है, तो सीमाओं की अगर बात करें तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर सीमाएं, इसकी लिमिट। तो देखो पहली क्या है, ये तनु विलयन के लिए लागू होता है, जिस प्रकार से हमने हेनरी का नियम पढ़ा था वैसे ये भी है। तो भाई जो आपका राउल्ट का नियम होता है, ये किसके लिए लागू होता है, तो पहला आपका कह रहा है कि ये तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है, फर्स्ट।
सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट भाई, यह अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है। कैसे? अवाष्पशील, ठीक है ना। एंड थर्ड है आपका, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। किस पर? विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसी के साथ एक आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट का यानी ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सेट हर एक सब्जेक्ट के चाहते हैं कि हमको मिल जाए और हम तैयारी अपनी अच्छी कर पाएं, तो आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको 99 रुपीज़ यानी 99 रुपये पेमेंट कर देना है फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू। आपको ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा परेशान मत किया करो प्लीज़, अगर चाहिए तभी मैसेज करिएगा, वरना मैं आपको यूट्यूब पर तो देखिए फ्री चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ सारा कुछ, है ना। तो बस थोड़ा सा टाइम दो और बाकी तैयारी को बेहतर आप करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर होने वाला है कोलराउस का नियम। अब बोलेंगे भैया ये कहाँ से आ गया, तो यार इसको थोड़ा सा पढ़ लो, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है, तो थोड़ा सा शार्ट में जानेंगे। देखो कोलराउस का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, किस पर? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। कैसे होता है वो चलिए जानते। देखो तो इसमें एक ये सूत्र है, कैसे? यहां पर है कैप इनफाइनाइट, अनंत है ना ये, और m का मतलब होता है मोलर चालकता, किसके लिए? NaCl की बात कर लें जैसे, तो यहाँ पर NaCl आपका N जो है प्लस का होता है और Cl माइनस है। तो क्वेश्चन का आंसर जो बताया है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होगी, जैसे इसकी ये आपका विद्युत अपघट्य है NaCl, इसकी मोलर चालकता धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं की योग है। तो यहाँ पर देखो Na आपका ये प्लस में हो गया और Cl आपका ये माइनस, धनायन और ऋणायन दोनों का योग है, और ये आपका लैम्डा इन्फिनिट M Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिट M Cl माइनस, तो ये दोनों का आपका इस प्रकार से व्यक्त हो गया। बाकी देखिए ये एक सूत्र है, डायरेक्ट हमने परिभाषा बताई है, कभी अनुप्रयोग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो भाई अनुप्रयोग आपको एक प्रॉपर वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए कोई दो यौगिक दे देगा और फिर उससे आपको एक अच्छा सा सूत्र बना के तैयार करना पड़ेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से कर लो। अब इसके बाद अनुप्रयोग में देखो वियोजन की कोटि, ये थोड़ा सा टफ लगता है कभी कभी काफ़ी सारे बच्चों को, तो समझ लो ये ज़्यादा उतना मतलब इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उतना टफ नहीं है जितना बच्चे सोच लेते हैं। तो वियोजन की कोटि ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, देखो तो लिखना है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग कहते हैं वियोजन की कोटि। क्या कहते हैं, तो किसी सांद्रता पर, कोई सांद्रता है, ठीक है, उस पर जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी वो आपका अनंत तनुता पर, ठीक है ना, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता के अनुपात के वियोजन की कोटि कहते हैं। जैसे वियोजन की कोटि बराबर यहाँ पर क्या है, फार्मूले में ध्यान दो, बाकी आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। यहाँ पर है लैम्डा इनफाइनाइट की जगह पर यहाँ पर C जुड़ा है, ठीक है ना, क्या जुड़ा है, C, M अपॉन लैम्डा कैप है, कैप इनफाइनाइट M। अब जहां पर आपका जो C है इसका क्या मतलब है, तो C का मतलब है सांद्रता, ठीक है ना। तो किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ये हो गया, और जो नीचे है आपका कैप इनफाइनाइट M, इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है ना। ये विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है और ये किसी सांद्रता पर, यहाँ पर कोई सांद्रता कांस्टेंट कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होता है क्या, कोलराउस का नियम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आता है, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में आप वीडियो को छोड़कर चले मत जाएगा, पूरा वीडियो को अंत तक एंजॉय करिए यार, आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, टेंशन मतलब बिल्कुल एकदम दिमाग को फ्री करके आप लोग
थोड़ा सा टाइम निकालो, आधे घंटे का टाइम कम से कम निकालो यार अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। डेली आपको जो मैं चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ आप उसमें ध्यान से पढ़ो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, मेरे ऊपर बिलीव करना, लेकिन आपको काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया क्या आप जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहीं ऐसा ना हो हम इसको तैयार कर लें तो और ना आए। तो मैं भी देखिए समझता हूँ आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। मैं इतनी मेहनत के साथ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप ये सोचो क्या मैं आपको गलत चीज़ें बताऊँगा? ऐसा कभी नहीं है। देखिए मैं भी बात करूँ तो लगभग यूट्यूब पर पढ़ाते हुए 4 साल हो गया है, और इन 4 सालों में मेरे भाई आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत यार एक्सपीरियंस मेरे पास भी आ गया होगा, आप ही सोचिए, है ना। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे आपसे पहले भी पढ़ के गए हैं इसी चैनल से, तो मैं मतलब ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको गलत चीज़ें बताऊंगा। पेपर हैं, हर चीज़ें, अब देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ बता दूँ। जैसे थोड़ा सा आप ये चीज़ ले लो, जैसे ये फिजिक्स का पेपर है, ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर की बात कर लो। ये आपके पास मान लो केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का है। अब इन पेपर में जो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखो यही एक क्वेश्चन आया निर्णय समीकरण से, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो जाता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी आप टेंशन मत लो, जो चीज़ें बताई जाए उनको आप तैयार करो, आपका बेहतर एग्जाम जाएगा, टेंशन फ्री होकर आप तैयार करो, ठीक है ना। तो चलो आते हैं टॉपिक पर। मोल अंश को परिभाषित करिए, क्या होता है? तो बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या एक अवयव, जैसे बिलियन आपका 2 घटकों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक, उसमें से करा कोई एक घटक उठा लो, विलेय या विलायक, तो एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग बोलते हैं क्या? मोल अंश, ठीक है। और इसको एक्स से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कि जो बिलियन है भाई आपका, समझिएगा, मोल अंश आपको तुरंत समझ में आएगा। विलेय है ये आपका विलेय और विलायक से बनता है, विलेय प्लस विलायक से बनता है, ठीक है ना, विलेय प्लस विलायक से बनता है। अब ये कह रहा है कोई एक घटक उठा लो, जैसे आपको विलेय के मोल अंश निकालने हैं तो आप क्या करोगे? विलेय के अगर आपको मोल अंश निकालने हैं तो क्या करोगे? विलेय के मोल अंश निकालने हैं तो आप विलेय के मोल अंश निकालें कि विलेय की यहाँ पर जो कह रहा ना कुल मोलों की संख्या का अनुपात आप जो क्या कर सकते हैं, एक अवयव आप ले लेंगे विलेय, और नीचे आपको बटे में क्या कर देना, दोनों को जोड़ करके इसके पूरे घटक लिख देना, यानी विलेय और विलायक दोनों को लिख देना है। बस यही आपका मोल अंश है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताया गया तो उसको देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो कह रहा है कि माना एक विलियन में विलेय के मोल आपके Na हैं और विलायक के मोल Nb हैं। ए और बी थोड़ा सा समझने के लिए लिखा गया है। तब यहाँ पर अगर आपको विलेय के मोल अंश ज्ञात करने हैं तो आप लिखेंगे XA बराबर Na/Na प्लस Nb। मतलब बताया ना मैंने कि नीचे आपको दोनों को जोड़ना है, ऊपर आपको वही लिखना है जो आपको निकालना हो। जैसे विलेय को निकालना तो Na कर दिया है ना, विलेय के यहाँ पर Na है, और अगर विलायक का ज्ञात करना तो यहाँ पर XB करके Nb ऊपर कर देंगे, क्योंकि जो विलायक है इसके आपके मोल अंश क्या है, Nb है। तो ये आपका यहाँ पर इतना डिफरेंट है। तो आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? देखो तो किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलियन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है यदि, एग्जाम्पल समझिए, यदि विलियन में अवयव ए का द्रव्यमान WA हो। मान लेते हैं कि अगर कोई विलियन है उसमें आपके 2 अवयव हैं, कौन कौन से, A और B। तो अगर अवयव A का द्रव्यमान WA है और हम मान लें अवयव B का जो द्रव्यमान है वो WB है, तो अगर आपको A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, WA/WB, यानी कि ऊपर आपको वही करना है जिसका निकालना है और नीचे में आपको दोनों को जोड़ देना है और भाई 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो भाई प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कह दूं कि यहीं पर भैया आपको V का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, बी का मैं बोलूं कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालो मेरे भाई, तो आप करेंगे, बोलेंगे भैया ये तो बहुत इजी हो गया, यहाँ पर WB ऊपर कर देंगे और बटे में आपको वही दोनों को जोड़ देना है, WA प्लस WB, और भाई उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। तो ये
प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलो ऐसे ही क्लियर करते रहना, बाकी आप टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री होकर के पढ़ाई करते रहो। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने, हार्डी-सुलजे का नियम। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में भी ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ सिलेबस से बाहर इसलिए क्योंकि अभी जो पिछले साल जो सिलेबस रिमूव हुआ है उसमें थोड़ा सा ये चैप्टर को हटाया गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का, ठीक है, आपको आगे भी काम देगा। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होती है। जैसे धनात्मक साल के लिए प्रभावी आयन आपका ऋणायन होना चाहिए और ऋणात्मक साल हेतु प्रभावी आयन धनायन होना चाहिए। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट कर लो। बाकी चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि इसका हम व्यंजक अभी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन है ना वो न्यूमेरिकल और इसका एक व्यंजक है जो वेग स्थिरांक का, भाई आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा, लिख कर ले लो आप, ठीक है ना। तो उसको करते हैं। चलिए अभी पहले देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जलीय विलयन में HgCl2 एवं SnCl2 दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? रीजन बताना है मेरे भाई। देखो इसका रीजन क्या है, तो इस अभिक्रिया में HgCl2 का Hg क्या होता है भाई? क्या होता है? मरकरी। क्या होता है? मरकरी, है ना। तो Hg अपचयित तो होकर HgCl2 का सफेद अवक्षेप देता है और यही कारण है या बोलें तो यही रीजन है इसका कि जलीय विलयन में ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती क्योंकि अपचयित होकर ये सफेद अवक्षेप के रूप में बदल जाता है। तो जैसे कि ये रिएक्शन भी है तो रिएक्शन को आप समझ सकते हैं, बाकी आपके सामने है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि कह रहा है, एक न्यूमेरिकल भी हम अभी करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करते। मैंने बताया एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है तो समझो। क्वेश्चन पहले करा कि अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करते। देखो तो जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता, अब भाई बोलेंगे राउल्ट का नियम क्या है, तो मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही करा दिया है इसीलिए कि ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो यह अनादर्श विलयन कहलाता है। और इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब, जो ऐसे मतलब अनादर्श जो विलयन होते हैं, इन विलयनों का जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम के द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है और या तो कम होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या हुआ, एक छोटी सी परिभाषा है। इसके बाद एक आपके पास न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसको करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो चलिए कर लेते हैं। क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल तो आपको परेशान करेगा ही, और न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करेंगे तो भाई केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चाहे फिजिक्स की मैं बात कर लूँ चाहे केमिस्ट्री की बात कर लूँ, ठीक है ना। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर फोकस करके चलते रहिएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन में 40 ग्राम NaOH है। NaOH आप जानते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, तो 40 ग्राम देखिए इसकी मात्रा दी गई, याद रखना पॉइंट है ये। और कह रहा है कि इसको 500 ml, ठीक है, हमारी गांव की भाषा में बोले तो 500 मतलब आधा लीटर बोलते हैं, तो 500 ml क्या है, जल में इसको घोला गया है। एक मतलब विलयन बनाया गया है NaOH और जल का, ठीक है, जो कि इनकी मात्राएं आपके सामने। कह रहा है कि इसकी मोलरता और इसकी नॉर्मलता, दो चीजें निकालनी है भाई, गणना करो। तो मोलरता की देखिए मैं इसीलिए पहले परिभाषा बता दिया हूं, है ना, याद रखना। मोलरता आपका लीटर में नापी जाती है और इसीलिए लीटर में दिया गया है ml में, ठीक है ना। तो इसको लीटर में चेंज करेंगे अभी। तो अब देखो इसके लिए आपको क्या निकालना है भाई, मोलरता पहले। तो मोलरता निकालने के लिए आपके सामने देखिए सूत्र है। अब आपको सूत्र के लिए भटकना नहीं, पहले सूत्र पर आप ध्यान दो और फिर हम लोग इसको निकाल भी लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले वो चीज लिखो जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको NaOH का क्या दिया गया है, भार दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दो, NaOH का कितना भार है, NaOH का भार कितना है भाई, 40 ग्राम। आप बोलेंगे भार तो पता हो गया, इसका अणु भार कितना होता है, तो भाई आप याद कर लो, इसका जो अणु भार होगा वो भी आपका हो जाएगा 40। कितना होगा, 40, ठीक है ना। तो NaOH का भार और अणु भार दोनों 40 हैं।
अब आपको कह रहा है कि सूत्र में देखो NaOH की मोलरता बराबर सूत्र जो होता है वो होता है NaOH के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। लेकिन भैया बोलेंगे कि यार यहाँ पर तो NaOH के मोलों की संख्या तो दी ही नहीं है, तो हम कैसे लिख दें आखिरकार, यहाँ पर तो भार और अणुभार दिया गया है। तो भाई एक चीज़ याद रखना, अगर आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना होता है, इसके लिए सूत्र होता है, तो लिखो यहाँ पर NaOH के मोलों की संख्या बराबर होता है NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार, यही सूत्र होता है। तो भाई इसका भार हम लिख देते हैं डायरेक्ट 40 है और अणुभार भाई ये भी 40 है। क्लियर है ना, इतना कर देना। तो ये कितना आएगा 1, तो भाई NaOH के मोलों की संख्या 1 आ गई। तो अब तो आप लिख देंगे ना 1 यहाँ पर, और बिलियन का आयतन कह रहा है लीटर में लिखो। तो भाई बिलियन का आयतन, अब देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर सूत्र लगाने के बाद अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे NaOH की मोलरता बराबर NaOH की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता बराबर, इसका हमारा NaOH के मोलों की संख्या 1 आई है तो 1 लिखेंगे ऊपर, बटे विलियन का आयतन किस में, लीटर में। 500 ml दिया है भाई, लीटर में इसको चेंज करना है 500 ml को, तो क्या करेंगे 1000 का भाग करा देंगे, जो कि आप बटे में क्या लिखेंगे इस प्रकार से 1000 ऐसे, ठीक है ना। तो आपका 2 जीरो इसका कैंसिल हुआ, 5/10 बचा। तो भाई ये देखिए 5/10 जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा है ना, पलटेगा, और बटे में 5 बचेगा। तो 5 से 10 कैंसिल, बचा कितना 2। तो 2 मोल जो है ये आपका आ चुका है, इसका क्या 2 मोल आपका NaOH की मोलरता आ चुकी है। मोलरता आपकी निकल आई। एक चीज़ और निकालनी है आपको इसमें, नॉर्मलता। तो बोलेंगे नॉर्मलता कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए ध्यान दो, नॉर्मलता के लिए क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मलता इसकी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरी लिखना है। थ्योरी क्या लिखना है, लिखेंगे हम कि NaOH की, याद रख लीजिए NaOH विलियन की, क्योंकि इसी की निकालनी है हमें नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता, जिसे बोलते हैं नॉर्मलिटी इंग्लिश में, ठीक है। नॉर्मलता एवं मोलरता क्या होगी, समान होगी यानी बराबर होगी। अब भाई 2 मोल तो इसकी आ गई, तो नॉर्मलता भी हमारी आएगी 2, है ना, समान, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन इसका रीजन क्या है, समान क्यों होगी, तो वो भी जानो। समान होगी यानी बराबर होगी क्योंकि, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार, ठीक है, याद रखना तुल्यांकी भार एक वर्ड है, क्योंकि इसका जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार एवं अणुभार, जो कि यहाँ पर 40 दिया गया है, अणुभार क्या है, समान है। बस इतना रीजन इसमें देना है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये भी भाई 2 ही आएगा, नॉर्मलता भी, ठीक है ना। तो इतना आपको इसमें लिख देना है प्यारे बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन पर। इतना आपका क्लियर हो चुका है अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ चुका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो भाई इसको जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं करा देता हूँ आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूरा कंप्लीट डेरिवेशन। तो होता क्या है पहले वो जान लेते हैं भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आखिरकार है क्या, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें यार उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ों को पता करना पड़ता है, ठीक है ना, कि आखिरकार ये होता क्या है। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रिएक्शन जिसका वेग अभिकारक अणुओं की एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर करेगा, मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें 2 अणु हैं, 3 अणु हैं, लेकिन जो उनमें रिएक्शन होने के बाद जो चेंजेस आ रहा है भाई, वो उसमें एक ही अणु में चेंजेस आएगा। तो एक अणु में अगर सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। या केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता में 1 घात के अनुक्रमानुपाती हो तो वहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये तो खैर परिभाषाएं हैं, लेकिन मेन यहां से देखिए खेल शुरू होता है आपका, जब आपको करना है इसका क्या, डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन यार इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलो गणितीय निरूपण यानी इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करें कुछ चीज़ों को, बाकी मैं आपको आगे सॉल्व करा दूंगा। तो हम लिखेंगे, माना कोई अभिक्रिया है, ठीक है, कोई मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है,
जो कि आपका यहाँ पर ए, और ये आपका ए अभिकारक हो गया, और आपका इधर पी लिख देते हैं, या तो आप उत्पाद डायरेक्ट कर दीजिए, पी मतलब प्रोडक्ट या उत्पाद, या आपका अभिकारक या रिएक्टेंट है ना। तो आपको पता ना कि अभिकारक से ही आपका उत्पाद बनता है। तो अभिकारक जो है, और के मतलब कि यहाँ पर कोई वेग की दर है, मतलब जो रिएक्शन है वो कोई ना कोई वेग से, किसी न किसी दर से कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर है। अब देखो इसके बाद लिखना है, तब किसी समय टी पर, कोई टाइम भी लग रहा होगा। भाई आप ये बताओ, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मतलब कि आपका अच्छे के लिए वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। आप कहीं जाते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम लगता है ना। कोई रिएक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि तब किसी समय या किसी टाइम टी पर क्रिया की जो दर होगी वो होगी डी ए अपॉन डी टी, और समानुपाती ए की पावर 1। अब यहां पर ए आपका क्या है, ए जो है ये पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, जब रिएक्शन एक भी नहीं हो रही होती है तब के लिए, और डी टी मतलब टाइम के सापेक्ष हमारा एक चेंजेस दर्शा रहा है। अब देखो डी अपॉन डी टी यहाँ पर के जो इसको हटाएंगे, जब यहाँ पर समानुपाती नियतांक यहाँ पर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर के जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये। आप देखो इसके बाद यहाँ पर लिखना है, यदि ए आपका मोलर सांद्रण, इसका जो कैपिटल है इसका मोलर सांद्रण स्मॉल ए है, मान लेते हैं प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक सांद्रता के लिए स्मॉल ए है, तब किसी समय टी पर या टी टाइम के बाद इसका जो सांद्रण हो जाएगा वो ए माइनस एक्स मोलर सांद्रण शेष रह जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक चीज़ दिखी गई है, मान लेते हैं कि आपके पास 1 लीटर यहाँ पर बताया गया कि जल है, ठीक है, 1 लीटर जल है। भाई अगर आप 1 लीटर जल को ये बताओ गर्म कर रहे हो, तो मान लो कि आप 30 मिनट तक गर्म करते हो, कितने 30 मिनट तक हम मान लेते हैं कि जल को गर्म करते हैं। तो जल की जो 1 लीटर मात्रा, आप बताओ क्या 1 लीटर ही बचा रहेगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं बचेगा, कहीं ना कहीं जल आपका कम होगा, भाप बनकर उड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन ही हो रही है और उसमें कुछ टाइम भी तो लग रहा है। भाई भाप बनकर जल 1 सेकेंड में तो उड़ नहीं जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो वो टाइम जो होता है वही टाइम क्या है आपका यहाँ पर टी है, और जो ए है आपका स्मॉल ए वो भाई आपका यहाँ पर 1 लीटर है, ठीक है ना। और जो टाइम लग रहा है मान लेते हैं 30 मिनट है, तो उसके बाद जो जल बचेगा वो 500 ml अगर बचता है, तो ये ए माइनस एक्स जो है ये 500 ml है। मतलब टाइम के बाद जो चीज़ें बच रही हैं उसको हम ए माइनस एक्स लिखेंगे, और जो चीज़ें शुरू में थी जैसे 1 लीटर उसको हम ए लिखेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशन की ओर। देखो यहाँ से डेरिवेशन आपका स्टार्ट होता है, इसको करना कैसे है वो थोड़ा सा आप समझिएगा, प्रयास करिएगा, क्योंकि यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना आप ही जानते हैं कि इतना कौन ही मेहनत करेगा और आपका टाइम कौन वेस्ट करता। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ए से एक्स में परिवर्तन की दर। यहाँ पर दर आपको ध्यान देना है कैसे चेंज हो रहा है। ए यहाँ पर ए है जो, इसको हम एक्स बना देते हैं, कैसे? तो लिखेंगे यहाँ पर ए से एक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, ए से एक्स में परिवर्तन की दर। अब ये परिवर्तन की दर कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पर आपके सामने ये सूत्र है ना, मैंने इसको बताया था, ये वाला यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसी को चेंज करते हैं। देखिए जो डी ए है ये आपका हम मान लेते हैं डी एक्स बन जाता है, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन क्या है बटे में डी टी था, ठीक है, डी टी इक्वल टू में क्या भाई इधर आपका के ए है, के ए है, ठीक है, के ए है, लेकिन भाई टाइम यहाँ पर जुड़ा है, टाइम के साथ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर इसको लिख देंगे के ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप समझ गए तो भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो आप यार रट ही लो, है ना, मतलब आप इतना इसको चेंज करना है यहाँ पर, ये चीज़ समझिएगा। और इसकी पावर 1 लगा देते क्योंकि ये प्रथम कोटि की है, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखना इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा। अब आपको जो मैथ वाले बच्चे हैं समाकलन अवकलन तो कहीं ना कहीं आप पढ़ते होंगे, बायोलॉजी के भी हैं अगर आप, तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं समाकलन अवकलन आपको मिला होगा। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा देखो क्या करना है, ये डी एक्स है भाई, इसको आप क्या करिए, डी एक्स है तो एक्स एक्स के टर्म आप एक तरफ कर लो, क्योंकि समाकलन करना है तो हमें यहाँ पर इजी हो जाएगा। ये ए माइनस एक्स है इधर, ए माइनस एक्स जो है अगर आप इधर लाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये बटे में आएगा, डी टी उधर जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा ए माइनस एक्स, हो जाएगा ना। चलिए तो हो गया इक्वल टू के, और यहाँ पर डी टी उधर जाएगा तो भाई ये इसके गुणे में चला जाएगा, सॉरी डी टी ऐसे
हो गया ना। तो ये हो गया के डी टी इधर बन गया। यहाँ पर आपको पता है इसका गुणांक 1 है, ठीक है, याद रखिएगा इसका गुणांक क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, लिख देना है दोनों पक्षों का यानी कि दोनों तरफ का क्या करा देना है आपको समाकलन। तो लिखो यहाँ पर आप लिख दो दोनों, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ईजी है। दोनों पक्षों का यानी दोनों तरफ का क्या करना है समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। यहाँ पर यही एक टफ डेरिवेशन है पूरे केमिस्ट्री में, आपको 12th में ये पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को भाई अब यहाँ पर देखो समाकलन करा देते हैं। समाकलन पर देखिए क्या आता है dx अपॉन a माइनस एक्स। तो भाई इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आप देखो इसमें थोड़ा सा ऐसे करके चिन्ह लगाइए, ये समाकलन का ऐसा चिन्ह होता है, मैथ वाले बच्चे सभी जानते हैं। dx अपॉन a माइनस एक्स, बायोलॉजी की भी जानेंगे तो टेंशन मत लेना, ऐसा है। इक्वल में इधर क्या है भाई, तो इधर आपका k, देखिए k तो कांस्टेंट है नहीं, ये आपका बाहर रहेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा dt, ठीक है ना, इतना बचेगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो भाई ये तो देखो माइनस में आएगा, तो माइनस यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि a माइनस एक्स का एक बार होगा और एक बार 1 अपॉन एक्स का होगा। देखो इसी में मैंने बताया ना कि देखो यहाँ पर आपका गुणांक 1 है, तो भाई गुणांक अगर 1 है तो भाई आप ये बताओ 1 बटे a माइनस एक्स ना बनाइए, और dx आपका क्योंकि x के सापेक्ष का कर रहे हैं, तो भाई इसका क्या बनेगा, ये बनेगा log यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर log में आएगा, लेकिन a माइनस एक्स है तो इसका आपका देखिए इसका करेंगे जब तो x का x के सापेक्ष और a माइनस है, तो भाई आपका a तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है 0, तो इसमें माइनस आ जाएगा इसका माइनस एक्स का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बनेगा, और इसमें आप यहाँ पर लिख देंगे a माइनस एक्स ऐसे इक्वल टू यहाँ समझिए, तो ये k बचा और dt का आपका क्या होता है t हो जाएगा इसका, ठीक है। और आपको समाकलन करने के बाद कांस्टेंट जोड़ना होता है तो c कर दीजिए, इसको मान लो समीकरण 1 ऐसे, तो इसका ये चीज़ यहाँ पर आएगी। इसके बाद देखो हम मान लेते हैं सी क्या है आपका कोई नियतांक है, ठीक है ना, समाकलन करने के बाद ये जोड़ा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यदि, अब देखो सी में समझिए सी कहाँ से आ गया, मैं फिर से कह रहा हूँ ये आपका जुड़ता है समाकलन में, ठीक है ना। तो लिखते हैं यदि t बराबर हम मान ले 0 है, मान लेते हैं कि समय हमारा अभी शुरू नहीं हुआ है, समय हमारा जो है वो 0 है, हम मान के चलते हैं। तो अगर हमारा t इक्वल टू क्या है 0 है, तब समझिएगा तब आपका a माइनस जो x है ये भी आपका a होगा। मैंने बताया था ना अभी पानी का जो उदाहरण देकर कि अगर हमारा पानी 1 लीटर तो भाई टाइम हमारा 0 है, जैसे ही हमारा पानी कम हो रहा है यानी कि a माइनस एक्स हो रहा है, यानी कि x जो है मात्रा कमी आ रही है पानी में, तो भाई टाइम भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो टाइम अगर 0 है, अभी टाइम शुरू नहीं हो, तो हमारा मात्रा भी a ही होगी। तो हम क्या करते हैं, अगर t की जगह पर 0 कर देते हैं और a माइनस एक्स की जगह पर a कर देते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे, एक चीज़ आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं t की जगह पर 0 और a माइनस एक्स की जगह पर a लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इसमें समीकरण 1 में माइनस लॉग, यहाँ पर a माइनस एक्स की जगह पर a करना है, a बनेगा, इधर का हो k, t है आपका, t की जगह पर क्या करना है 0, तो यहाँ पर k गुणे 0 प्लस क्या है c है, तो c का मान क्या आएगा, तो भाई बोलेंगे भाई यहाँ पर आ जाएगा log a बराबर c, इतना बचा ना, ये बन गया ना। तो c का मान आपका माइनस लॉग ए आया। अब इसी c का मान यहाँ पर लग देना है, कहाँ पर, यहाँ पर c का मान, ये पूरा देखो यहाँ पर ये क्या आ गया पूरा आपके पास, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है आपके पास c का वैल्यू है, तो भाई c का मान यहाँ पर रख देना है आपको, सिर्फ इतना करना है। तो एक बार यहाँ पर लिख दो आप c का मान रखने पर, ठीक है ना, c का मान रखने पर, किस पर रख रहे हैं, समीकरण 1 में, ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में, ठीक है ना, अपनी भाषा में लिखना है आपको। तो चलो रखते हैं समीकरण 1 में मान c का। तो जब c का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर c का मान है माइनस लॉग a, तो भाई ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस ही होगा, क्योंकि इस प्लस को ये माइनस जो है माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना माइनस लॉग a, इतना बनेगा ना। अब देखो माइनस लॉग a इधर आ गया, इसकी अगला स्टेप समझिए क्या आएगा। तो अगला स्टेप यहाँ पर आपका लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है। कैसे यूज करना है तो थोड़ा समझिएगा, इधर आपका माइनस लॉग a है और इधर भी माइनस लॉग a है। एक को हम क्या करते हैं
एक को हम उठाकर इधर ले आते हैं, समझने का प्रयास करो। तो जब ये माइनस लॉग ए, ये बराबर का यहाँ पर चिन्ह लगा है ना दोनों के बीच, ये जब इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर जब प्लस का बन गया तो प्लस वाले को हम पहले लिख देते हैं लॉग ए, और फिर इसको लिखते हैं माइनस लॉग ए माइनस एक्स। इधर क्या बचेगा, इधर बोलेंगे भैया बच जाएगा के टी। समझ में आया ना भाई, इतना ही इजी है, ये ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करना है बस। तो ये बन गया लॉग, और ये लॉग, दोनों लॉग लॉग हो गया भाई, यहाँ पर माइनस है। तो आपको अब यहाँ पर हम लोग इसमें जो है लॉग की प्रॉपर्टी यानी लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन, ठीक है ना, आपको पता है ना ये फार्मूला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर देंगे। आप देखिए इसको आप इधर ले आइए और यहाँ पर लिखते हैं के टी बराबर, ये क्या बनेगा लॉग, और इसका बेस भाई साहब क्या है, ई है, ठीक है ना, इसका आधार आपका ई है, 10 का बेस अभी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ई का बेस है इसका। और इसके बाद मैंने बताया कि लॉग की प्रॉपर्टी लगाने पर ये मान लेते कि एम है और इसको मान लेते पूरा कि एन है, तो एम बटे एन बनेगा ये, तो ये बन जाएगा ए बटे ए माइनस एक्स, इतना बनेगा ना। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो भाई निकालना है आपको के का मान। किसका निकालना है, के का मान निकालना है। तो के ही तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो चलिए लिखते हैं के बराबर, जब के आप इधर रखेंगे तो टी आपका इधर जाएगा, तो टी जो है वो आपका इसके बटे में यानी एक के बटे में चला जाएगा, तो 1 अपॉन टी कर देते हैं। इसको लिखते हैं लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, इतना कर देना है। इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर यार कंफ्यूज मत होना प्लीज़, आपको मैं बता रहा हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन, बस यही चीज़ यहाँ पर यूज करी गई है। अब देखिए ये ई का जो बेस है इसको 10 बेस में बदलते हैं, यानी कि इसका आधार हम लोग 10 कर देते हैं। तो जैसे ही आप लोग के बराबर इसका जो बेस है 10 करते हैं तो यहां पर जो आपका वैल्यू हो चेंज हो जाएगा 2.303 और बटे में आपका टी आ जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा log 10, ठीक है, ई की जगह पर, और a अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो आपका अंतिम फार्मूला आया है यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक। इतना आपको सॉल्व करना है। और भाई ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम कह लो कि 100% आपको सूत्र तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा, ठीक है, और आपका डेरिवेशन भी आ सकता है और परिभाषा भी आ सकती है, मतलब आने का चांसेस है। बस ये नहीं कह सकता हूं कि आपका डेरिवेशन ही पूछेगा या न्यूमेरिकल ही पूछेगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ कि हाँ इन 2-3 चीज़ों में से एक आपका आएगा, ठीक है। तो अब इतना काफ़ी है ना यार। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आने वाला है, जो कि अगला आपके सामने देख सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो हमने कर लिया, इसके बाद एक आपका होता है इसी में अर्धायु काल भी पूछा जाता है। देखिए याद रखना अर्धायु काल का भी व्यंजक आता है, कई बार आ चुका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसको भी यार चलो कर लेते, क्योंकि क्यों ही बचे बाद में फिर प्रॉब्लम हो, तो इसको भी एक बार समझ लो। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक जो कि पूरा का पूरा लास्ट आपका इक्वेशन है या कहें तो सूत्र है, ये हमने निकाल लिया। अब इसी से आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का भी व्यंजक निकालने के लिए आता है, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी समझ लो। अब देखो यहां पर परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार अर्ध आयु है क्या। अब जैसे कि आपको मैं कह दूं अर्ध आयु, नाम से पता चल रहा होगा ना, अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब उम्र या एज या जो भी है समय, तो ये अर्ध आयु होता है। आप देखो इसमें यहाँ पर परिभाषा दी गई है, परिभाषा को समझने का प्रयास करिए। वह समय या बोले तो ऐसा समय जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अथवा वह समय जिसमें कोई क्रिया का जो है अर्धपूर्ण होती है यानी आधी पूरी होती है, उसको हम बोलते हैं अब क्रिया का अर्धायु काल, या इसको हम T½ या T1/2 इससे भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो भाई व्यक्त करना अलग बात है, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं पहले एक बार। अब मैंने आपको बताया ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही है। अब यहाँ पर ये सूत्र को ध्यान दीजिए। तो ये सूत्र आपका क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो ये हमने निकाला के बराबर 2.303 अपॉन टी, और लॉग हमारा था 10 के बेस में a अपॉन ए माइनस एक्स, इतना हमने निकाला ना।
अब आपको पता है कि अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक या रिएक्टेंट आपका जब कोई टाइम लगता है, टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी उत्पाद में चेंज होता है। अभिकारक ही उत्पाद में चेंज होता है, कोई ना कोई टाइम लगता है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए है वो पदार्थ की क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और जो A-X है वो क्या है भाई, जो T समय बाद बची हुई सांद्रता है, यानी कि जो समय लग रहा है रिएक्शन करने में वो टाइम के बाद बची हुई सांद्रता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लिख लो एक बार प्लीज। यहाँ पर क्या लिखना है समझ लो। ए क्या है, ए हम मान लेते हैं कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है भाई, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है ना, सांद्रता है और या सांद्रण है। और ये A-X क्या भाई, A-X क्या है भाई, ये हमारा T समय बाद, यानी जो टाइम लग रहा है T समय बाद अभिकारक का सांद्रण। अभिकारक, अब समझ लीजिएगा, अभिकारक का सांद्रण जो टाइम लग रहा है T समय के बाद। तो भाई यहाँ पर हम तो भाई अर्धायु की बात कर रहे हैं, हाफ एज की बात कर रहे हैं, तो हमें जो टाइम है वो आधा लेना है। तो मेरे भाई अगर हम टाइम को आधा कर देते हैं, समय को आधा कर देते हैं, तो जो आपका प्रारंभिक सांद्रण है वो भी आधा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए जो है वो A/2 हो जाएगा, ये भी तो आधा होगा भाई। टाइम आधा होगा तो जो अभिक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं आधी कंप्लीट हो जाती है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी आधा हो गया, और जब ये आधा हो गया तो भाई इस सूत्र के अनुसार आपका जो A-X है ये आपका T समय के बाद ही तो आ रहा था, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, इसी के इक्वल में गिन लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A-X इतना। तो अब देखो यहाँ से चीजें क्लियर है, इतना समझ गए ना, तो समझ लो पूरा क्वेश्चन आ गया है। कैसे बोलेंगे कैसे, लेकिन अब आप लोग देखो आपको मजा आने वाला है। कैसे, क्या करना है, इस वाले सूत्र को उठा के लाना है। कैसे, तो यहाँ पर सूत्र कह रहा है आपको निकालना है T का मान, लेकिन ये किस में है, के पदों में है। तो भाई समय निकालना है ना, अर्धायु, तो T को आप इधर ले जाओ, के को आप T की जगह पर ले जाओ। तो देखिए सूत्र यही रहेगा, बस T और के का आदान प्रदान करना है आपको। तो यहाँ पर बनेगा T हाफ कर देना T की जगह पर, तो T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब ये के आपका यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर रख देंगे के, और इसमें देखना लॉग यहाँ पर है भाई 10 के बेस में, और आपका प्रारंभिक सांद्रण ए ही रहेगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर चेंजेस आएगा, A-X की जगह पर चेंज क्या आएगा, तो मैंने बताया ना कि A-X जो है ये भी आपका आधा होगा प्रारंभिक सांद्रण, क्योंकि टाइम आपका भाई आधा है, तो भाई ये भी आधा होगा ही। तो यहाँ पर A/2 जो बटेगा 2 वो ऊपर जाएगा, आपको भी पता है ना, ऐसा होता है ना। मान लीजिए मैं आपको एक स्टेप और करा देता तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो A/2 रहेगा, बटेगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, A से A कैंसिल, बचा log 2। तो भाई अब देखना यहाँ से आ गया है आंसर आपका T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के और इंटू लॉग कितना बचा, log 2 बचा। log 2 का मान जो होता है वो होता है भाई आपका 0.3010, ये log 2 का वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा T1/2 इक्वल टू, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा 0.693, और बचे में क्या बचा, तो के बचा। यही है भाई लास्ट आंसर, इतना करना है। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक। ठीक है ना, समझिए, कन्फ्यूजन तो नहीं है, इतना करना है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। इतना अगर समझ गए ना तो समझ लो आप एकदम सिकंदर होने वाले हो केमिस्ट्री में। तो चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, और इससे पहले ये जो मैंने चीज़ें आपको बताया, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी आपको चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, सारा कुछ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 99 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट का। अब आप लोग सोचते हैं कि यार इतना कम प्राइस क्यों है भाई, 99 रुपये आप देखें तो कम प्राइस होता है, जबकि आप देखेंगे तो बहुत सारे 500 में 600 1000 रुपए में कोर्स चल रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि यार 99 रुपये कम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोर्स में कुछ भी ना हो। भाई मैंने आपकी सुविधा के लिए ऐसा कम करके रखा है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़्यादा पैसे जिनके पास नहीं, वो भी पढ़ सकें। तो आप ऐसा मत सोचो, सारी चीज़ें देखिए आपके सामने क्लियर है, बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे नोट्स, ठीक है, और साथ में अनसॉल्व पेपर हर एक सब्जेक्ट का, साथ सेट प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। तो दिए गए इस नंबर पर
9811470534। इस नंबर पर पेमेंट करना है 99 रुपये और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना है, ठीक है। तुरंत नोट्स आपको मिल जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालते हैं। बाकी आप देखिए परेशान मत किया करिए, अगर चाहिए तभी मैसेज करना है। तो चलो भाई टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर एक एक चैप्टर का मैं टॉपिक आपको क्लियर करा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी आपको इसी तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है बिलियन। बिलियन में देखो आपका कौन कौन सा टॉपिक, मोलरता ये सब मैंने पढ़ा दिया, मोलरता मोलन सब कुछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। परासरण दाब हो गया, इसको उदाहरण से समझाओ। ये हो गया हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम मैंने बता दिया। इससे न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल की क्लासेस भाई आपकी अलग से चलेंगी, आपको टेंशन उसमें लेना ही नहीं है। तो ये बिलियन हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है वैद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन से भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। मैंने बताया केमिस्ट्री में शुरू के 3 चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बनेंगे। तो इससे देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, कोलहाउस का नियम मैंने अभी आपको करा दिया। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अर्ध सेल को उदाहरण से समझाओ। बाकी का जो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल की टेंशन आप क्यों लेते हो, न्यूमेरिकल मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको एग्जाम तक में लगातार मैं आपको बीच बीच में हर एक सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा के सब कुछ करा दूंगा। तो ये आपको इतने टॉपिक वैद्युत रसायन से तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगले पर, रासायनिक बलगत की चैप्टर, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। और ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का जहां तक आपका न्यूमेरिकल बनता है बोर्ड एग्जाम में। और यहां से मैंने आपको देखिए अभी कराया क्या क्या, अभिक्रिया की कोटियां और आणविकता में अंतर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बिग स्थिरांक मैंने आपको अभी कराया इसी वीडियो में पूरा सॉल्व, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ये भी अभी कराया गया है। अब और ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आएगा और ये डेरिवेशन भी आ जाएंगे। मतलब एक चीज आएगा, मैंने पहले आपको बताया कि दोनों नहीं आएंगे साथ में, लेकिन हाँ 2 में से एक जरूर आएगा। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा जो कि मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हो गए, इतने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखो पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से देखो H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखना है। अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड विधि और से नाइट्रिक अम्ल, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि। तो ये इतने टॉपिक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक से देखो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई अगला चैप्टर देख लो उपसह संयोजन यौगिक। देखो जितने टॉपिक बता रहा हूं ना एकदम समझ लो गोल्डन है, एकदम सुनहरे हैं, ये मान के चलो, इनसे आपका आना ही आना है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि भैया कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें केमिस्ट्री में, कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई आप इनको पढ़ के चले जाओ। अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो जाओ तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ के जाओगे और कुछ अलग से चीज़ें जैसे कि न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव और भी कुछ हैं उनको नहीं पढ़ोगे तो देखो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी आप फेल नहीं होगे इसकी मेरी गारंटी है, पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ करके जो चीज़ें लगातार बताई जाएंगी, नई नई चीज़ें, क्योंकि भाई एक दिन में तो सारी चीज़ें हम नहीं सीख सकते ना, तो अलग अलग चीज़ें सीखना पड़ेगा। चलो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो लिगेंड क्या होता है, एक दंती द्विदंती लिगेंड हो गया, बेसिक है ये। संकुल यौगिक का आयुपेशी, भाई आयुपेशी 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम का ये आता है, इससे ये हो गया, मैं कराता भी हूँ इसको। और आप सर्च कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैं कई बार करा चुका हूँ। आप सिर्फ डालो उपसह संयोजन यौगिक आयुपेशी और चैनल का नाम डाल दो, आपको कम से कम 10 वीडियो मिलेंगी। VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जिसको हम हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या हिंदी में बोल दो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चैप्टर हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन, इसमें एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि भी आपकी 5 नंबर में आती है, इसमें डायग्राम भी होता है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है। SN1 और SN2 रिएक्शन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक आणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे बोलते हैं, और SN2 को द्वि आणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, अंतर आता है इसमें, ठीक है, अंतर में डिफरेंस है ना। सेट जैप का नियम, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, ये आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिससे आपको पढ़ना है एल्कोहल के पहचान की विधि, इसी में ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आता है काफी महत्वपूर्ण, ल्यूकास और एक होता है विक्टर मेयर परीक्षण, दोनों करेंगे हम।
विलियमसन विधि द्वारा ईथर का निर्माण। विक्टर मेयर परीक्षण को समझाइए। फिनाल की अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। मेथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपका यहां तक हो गया। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आती है केमिस्ट्री में, क्या होता है जब। ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे ना, जैसे कि हम पेपर किसी भी पेपर सेट की बात करें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी रिएक्शन जो होती हैं 5-5 नंबर में वो आती हैं। इसके बाद देखो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इस चैप्टर से पहला है आपका हाफमैन ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। बेंजीन को एनिलीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये होता है कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कई बार आया है इसलिए बता रहा हूँ, काफी महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने रखे हैं समझ लो पूरा पेपर को देख करके, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, पूरा एकदम मतलब निचोड़ रखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अन्यथा में लेकर मत चलना। अब देखो जैव अणु मौलिक परीक्षण क्या है। कार्बोहाइड्रेट के महत्व को संक्षिप्त में टिप्पणी इसमें देना है। प्रोटीन के महत्व को समझाइए। डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर। ग्लूकोज की फ्रिक्शन संरचना के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण। आप बोलेंगे भैया 50 टॉपिक तो बता दिए बस, बट सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो भाई सोल्यूशन देखिए फ्री में चाहिए तो आप यूट्यूब पर रहिए। यूट्यूब पर मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इनका पूरा नोट्स हमारे पास आ जाए तो भाई आपको फिर आपको ये नोट्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल हैंड रिटन पूरा इन सभी चीजों का सलूशन, ना कि केमिस्ट्री का ही नहीं, आपको फिजिक्स का भी, बायोलॉजी का भी, हिंदी का और इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल एकदम ऑफर है। और मैं आपको ये ऑफर सारे बच्चों को देना चाहता हूं, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं, चाहे उनके पास कम पैसा हो चाहे ज्यादा, क्योंकि मैंने 99 रुपये प्राइस रखा है, आप समझ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट जो है 99 रुपये में कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पर चले जाओ, चैलेंज है, ठीक है ना। और हैंड रिटन की बात कर रहा हूं। तो चलो यार, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही लगातार मैं आपको तैयारी कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।